हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग दोस्तों सीडीपी का सचिन सर के सीडीपी नोट्स का पार्ट 2 थ्योरी पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। थ्योरी पार्ट 2 दोस्तों 1 घंटा या 1 घंटा से कुछ मिनट बेसिक का वीडियो बनेगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, और जिन भाई बहनों को नोट्स चाहिए दोस्तों वो अपने कमेंट में व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे दोस्तों सिर्फ सीटेट का ही तैयारी नहीं करवाया जाता, बिहार दरोगा स्पेशल का भी तैयारी करवाया जाता है दोस्तों, बीपीएससी का भी तैयारी करवाया जाता है, और बिहार पुलिस मतलब बिहार का लगभग जितना भी एग्जाम होता है दोस्तों उसका तैयारी इस चैनल पे करवाया जाता है, मतलब सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है दोस्तों। और साथियों आपको जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ दोस्तों, उस सब का भी तैयारी इस चैनल पे करवाया जाता है दोस्तों। आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। जब भी हम वीडियो डालेंगे दोस्तों तो आपके पास मैसेज जाएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। इस चैनल पे ज़्यादा करके दोस्तों जीके का सेट 100% डाला जाता है दोस्तों। बीपीएससी हो गया और दोस्तों बिहार दरोगा स्पेशल, इसका सेट आपको डलाएगा दोस्तों इस चैनल पे। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए दोस्तों। वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सेकेंड थ्योरी का पार्ट है पेपर 1 और पेपर 2 का दोस्तों, जो सचिन सर के द्वारा जो अपडेटेड नोट्स है दोस्तों 2023-24 का दोस्तों, उसका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज अल्बर्ट बंडरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पार्ट 1 ने आपका यहाँ तक करा दिया गया है दोस्तों। आप लोग जो भाई बहन पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें थ्योरी का दोस्तों, आप लोग पहले वो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। ये पार्ट 2 एपिसोड है दोस्तों थ्योरी का दोस्तों। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो PYQ प्रीवियस ईयर पूछा गया है दोस्तों 2023 में सीटेट में दोस्तों, उसका भी वीडियो उपलब्ध आपको करेंट में करवाया जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देखिए। 50 से 40 मिनट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन करवाया जा रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बंड्रा कहाँ के निवासी थे दोस्तों? कनाडा के निवासी थे। कहाँ के? कनाडा के दोस्तों। और उन्होंने सामाजिक अधिगम मतलब होता है सीखना होता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। मतलब मान्य मतलब दोस्तों जो समाज में अपनाने वाला जो सही रहता है उसको अपनाया जाता है दोस्तों, और जो गलत रहता है उसे नकारा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत के अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इस सिद्धांत को देखिए, और किस नाम से जानते हैं हम लोग? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत है जो ये है अल्बर्ट बंड्रा का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसको अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑफ थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे। अनुकरण इमिटेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मॉडलिंग के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये सब दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंड्रा ने बोबो डॉल पर किया। इसमें इन्होंने 3 बच्चे को फिल्म दिखाई दोस्तों, जिसे फिल्म दिखाया बच्चा उस तरह व्यवहार करना शुरू कर सके। यहाँ पे प्यार का फिल्म दिखाया दोस्तों। तो देखिए गुड़िया बेबी डॉल से दोस्तों, देखिए लड़की प्यार कर रही है जिस तरह फिल्म में दिखाया गया। फिर समाज एग्रीकल्चर के बाद समाज में कैसे किया जाता है, देखिए उस तरह यहाँ प्रभाव पड़ा दोस्तों। हिंसा का फिल्म दिखाया, देखिए हिंसा करना शुरू कर दिया है दोस्तों। देखिए बंड्रा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग अटेंशन, पहला स्टेज कौन है? अटेंशन दोस्तों, मतलब अवधान। फिर दूसरा देखिए रिटेंशन है दोस्तों, आपका धारणा। और तीसरा रिप्रोडक्शन है दोस्तों, पुनरुत्पादन करना। और चौथा मोटिवेशन है दोस्तों, अभिप्रेरणा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पावलोव का सिद्धांत हम लोग देखेंगे दोस्तों। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत ये है। IP पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? रूसी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना
के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है दोस्तों। देखिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे पावलोव दोस्तों? कुत्ते पर। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया और उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, और जैसे ही घंटी बजती थी कि कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रहा था। तो कौन कर रहा? घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है दोस्तों। देखिए आप यहाँ बाने में घंटी बजाते हैं तो इसका लार देखिए टपक रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फूड और बेल, खाना और घंटी दोस्तों। अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनिंग स्टिमुलस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सजेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्लासिकल कंडीशनिंग दोस्तों। उद्दीपक सामान्यीकरण। पहला क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण दोस्तों। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर कुत्ता का लार टपकना शुरू हो जाता था दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं। विलोपन। क्या है? विलोपन दोस्तों मतलब एक्सटेंशन दोस्तों। अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनिंग स्टिमुलस का प्रदान ना करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी का आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं दोस्तों। विभेद चलिए देखते हैं। विभेद डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ पर खाना मिलेगा। कुत्ता पकड़ लेता है दोस्तों। चलिए देखिए हम लोग बीएफ स्किनर क्रिया प्रसुप्त का अनुबंध सिद्धांत दोस्तों। क्या है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंध सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने किया दोस्तों। कौन किया? बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। चलिए बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया दोस्तों। किस पे जोर दिया? रिस्पॉन्स पे। इसलिए इसे क्रिया प्रसुप्त अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसुप्त का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए आगे चलते हैं हम लोग। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे के बाद कबूतर पे किया। पहले प्रयोग किस पे किया बीएफ स्किनर दोस्तों? चूहा पर किया था। उसके बाद किस पे किया? कबूतर पर। पहले देखिए चूहा पर, उसके बाद कबूतर पर दोस्तों। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था और एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। इस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रसुप्त का अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसुप्त का अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया मतलब पहले रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन दोस्तों मतलब बाद में स्टिमुलस मिलता है। जैसे हम पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता है वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है दोस्तों। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया
करने की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्वलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना दोस्तों, क्या कहलाएगा? ये री इन्फोर्समेंट कहलाएगा दोस्तों। देखिए पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के। पहला होता है सकारात्मक पुनर्वलन, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दोस्तों, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि दोस्तों। फिर नकारात्मक पुनर्वलन, निगेटिव री इन्फोर्समेंट दोस्तों, जैसे दंड देना, मना करना, फिर आपको डांटना, ये सब क्या हुआ? नकारात्मक इन्फोर्समेंट हुआ दोस्तों। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। तो क्या होता है? प्राणी क्रिया को दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो वो दिया जाता है तो प्राणी को नहीं दोहराता है, तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है दोस्तों। पुनर्वलन अनुसूची देखिए, यह दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्वलन अनुसूची, कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स दोस्तों। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन को दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना दोस्तों, ये क्या है? सतत पुनर्वलन अनुसूची है दोस्तों। दूसरा देखिए अनुवांशिक पुनर्वलन अनुसूची दोस्तों, आंशिक पुनर्वलन अनुसूची, पार्टियल री इन्फोर्समेंट शेड्यूल दोस्तों। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर दिया जाता है दोस्तों, उसे आंशिक पुनर्वलन कहते हैं हम लोग। चलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट देखिए हम लोग। यह सिद्धांत इरिक एरिक्सन ने दिया दोस्तों। कौन दिया? इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है दोस्तों। चलिए हम लोग 8वां स्टेप को ध्यान में रखते हैं। एरिक्सन जो बोले थे 8 स्टेप में कौन कौन है, पहले देखिए। पहला स्टेप आपका विश्वास बनाम अविश्वास दोस्तों, ये देखते हैं। ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट दोस्तों, 0 से 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच के बच्चे में होता है। तो जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता से प्यार आदि नहीं मिलता वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया से बच्चे में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए इसको डांट पड़ी दोस्तों तो ये रोने लगा, इसको प्यार हो रहा तो ये मुस्कुरा रहा दोस्तों। इसलिए हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं। सुसाइता बनाम शर्म लज्जा शक, ऑटोनोमी वीएस सेम डेप्थ दोस्तों डाउट। 2 से 3 वर्ष के एज में ये होता है दोस्तों। देखिए सुसाइता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यह सुसाइता कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसाइता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। पहल बनाम दोष, इनिटिटेटिव गिल्टी 3 से 6 वर्ष। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है, हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा दोस्तों, जिज्ञासा क्या हुआ? क्यूरियोसिटी दोस्तों बढ़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो उसे डांट देते हैं तो दोष भाव गिल्टी फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है दोस्तों। देखिए मम्मी इसको डांट दी दोस्तों, देखिए मुंह फुलाए हुए, इसको देखिए प्यार कर रही है तो मुस्कुरा रहा है दोस्तों, ये भी देखिए। चौथा देखिए परिश्रम बनाम हीनता दोस्तों, इंडस्ट्री और इन्फिनिटी दोस्तों। 6 से 12 वर्ष की उम्र में तो उत्तर वाली अवस्था इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों। परिश्रम बनाम हीनता क्या कहते हैं? उत्तर वाली अवस्था दोस्तों।
ध्यान रखिएगा। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे का काम करने की क्षमता कम हो तो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आना शुरू हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 देखिए, पहचान बनाम भ्रांति दोस्तों, मतलब आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन। 12 से 18 वर्ष की उम्र दोस्तों, इसे हम लोग एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहते हैं दोस्तों। इस समय की उम्र में अपना सभी लोग पहचान बनाने में जुटे रहते हैं दोस्तों। इस आयु के बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास सारे रास्ते खुल जाते हैं। 6ठा स्टेप देखिए, आत्मीयता बनाम अलगाव दोस्तों। 18 से 35 से पूर्व वयस्कावस्था इसे कहते हैं। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। चलिए हम लोग 7वां स्टेप देखते हैं एरिक्सन का, जननात्मक बनाम स्थिरता दोस्तों। 35 से 65 वर्ष दोस्तों मध्य वयस्कावस्था है। ये जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें स्थिरता आ जाती है दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता, मध्य वयस्कावस्था से कहते हैं। देखिए 8वां जो दिए हुए हैं एरिक्सन दोस्तों, उनको देखिए, संपूर्ण बनाम निराशा, इंटेग्रिटी डिस्पायर। 65 से ऊपर की उम्र होती है, जैसे हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है दोस्तों। वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलता हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता नहीं हासिल नहीं की तो उसे निराशा कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग जीन पियाजे के बारे में देखते हैं साथ में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चलिए देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे वे बच्चे में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं दोस्तों। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे में थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप में अलग होते हैं, ना कि क्वांटिटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोस्तों, चलिए देखते हैं। अनुकूलन, जिसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन दोस्तों। वातावरण के अनुसार आप अपने को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है साथ में। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है आत्मसातकरण दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है अनुकूलन का दोस्तों? आत्मसात करना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात करना दोस्तों। मतलब समझिए, नहीं समझिए दोस्तों। अगर आप पहले बच्चे को कुत्ता दिखाए, बिल्ली दिखाए, बकरी दिखाए, सभी में 4 पैर थे दोस्तों। सबको कुत्ता का अलग रूप होता है दोस्तों, बकरी का अलग रूप होता है, और गाय का भी अलग होता है दोस्तों। लेकिन सभी को बच्चा क्या बोलता है? डॉग ही है। तो उसको आप बताए तो वो ज्ञान को भी अजीत के, जैसे आप इसको डॉग बताए, फिर इसको बताए लोमड़ी है, इसको बताए बिल्ली है, तो सबका इमेजिनेशन अलग अलग। तब बच्चा जानता है 4 पैर वाला जानवर सिर्फ कुत्ता नहीं होता है, दूसरा भी जानवर होता है। उसे हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन दोस्तों, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात करना। चलिए समायोजन देखते हैं, दूसरा स्टेप समायोजन, जिसे हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जैसे तालमेल बिठाना दोस्तों, जैसे आप बताए कि ये कुत्ता नहीं ये बकरी है, तो वो
पूर्व ज्ञान के परिवर्तन करके फिर नया ज्ञान इसमें जोड़ेगा दोस्तों, उसे उसमें तालमेल बैठाएगा, समायोजन करता है दोस्तों, इसे हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। समधारणा दोस्तों संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन दोस्तों, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है दोस्तों। स्कीमा चलिए देखते हैं। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया होती है? जन्मजात दोस्तों। चलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहलाता है। जोड़ने से क्या कहलाता है? संगठन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था, कितने अवस्था दिए दोस्तों? 4 अवस्था बताई है। ये 4 अवस्था को हम लोग देखते हैं। पहला अवस्था है दोस्तों संवेदी पेशीय अवस्था, जिससे हम लोग सेंसरी ऑर्गन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे 0 से 2 वर्ष होता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है दोस्तों। इसमें वस्तु अस्थायित्व, इसमें क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था, मतलब दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज की उम्र 0 से 2 वर्ष की उम्र है दोस्तों। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग बोलेंगे। पर ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष दोस्तों। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्या बोला गया? इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। उनसे हम लोग कहते हैं पर ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है दोस्तों। इसे जीववाद किसे कहते हैं? ये भी जाने दोस्तों। एनिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीववाद कहते हैं दोस्तों, एनिज्म कहते हैं। अकेंद्रित देखिए दोस्तों, ईगोसेंट्रिज्म देखिए, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकेंद्रित कहते हैं, तो ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पलटावे देखिए दोस्तों, अल्टावे इरिवर्सिबिलिटी दोस्तों। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना नहीं सीखता है दोस्तों। 4 + 6 क्या होता है दोस्तों? 10 होता है। 6 + 4 फिर क्या होता है? ये भी इसको बच्चा बताने से असमर्थ है दोस्तों, इसीलिए इसे हम लोग और पलटावे गुण कहते हैं। तो सीधा सीधी जोड़ता है दोस्तों, उल्टा कर दीजिएगा आप बता नहीं पाएगा दोस्तों। चौथा देखिए, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है दोस्तों। जैसे देखिए, नोट दीजिएगा दोस्तों तो बच्चा नोट नहीं लेगा, लेकिन आप सिक्का वाला पैसा दीजिएगा दोस्तों तो बच्चा तुरंत इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये ज़्यादा है। चलिए हम लोग देखते हैं केंद्रीकरण, देखते हैं दोस्तों सेंट्रेशन। इस समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं दोस्तों, केंद्रीकरण कहते हैं। तो मोबाइल देख रहा है, देखिए एग्जाम्पल, मोबाइल देख रहा है तो मोबाइल पर ध्यान रखते, तो आप कुछ भी कीजिए आप उसका ध्यान वहीं पर रहेगा दोस्तों। छठा देखिए संरक्षण दोस्तों। संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन दोस्तों। अगर किसी वस्तु की साइज और शेप चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है दोस्तों। इसे हम लोग क्या करते हैं? संरक्षण कहते हैं। क्रमबद्धता देखिए दोस्तों, सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में नहीं रख पाता दोस्तों। इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों को उनके आकार में नहीं सीख पाता दोस्तों, आकार में रखना नहीं सीख पाता, उससे हम लोग क्रमबद्धता कहते हैं दोस्तों।
तीसरा स्टेज देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों 7 से 11 वर्ष दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन भी करना शुरू कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्षमता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है दोस्तों। देखिए आगमनात्मक तर्कना दोस्तों, हाइपोथेटिकल थिंकिंग दोस्तों, यह भी इसी अवस्था में होता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे पेड़ जरूरी या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। चौथा स्टेप देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी हो गया आपका दोस्तों 11 से 15 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या दोस्तों? संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है दोस्तों। क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है दोस्तों। नियमनात्मक तर्कना आप समझते हैं दोस्तों? नहीं समझते? देखिए इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करता है। बच्चा इस पे क्या करता है? नियमों के ऊपर तर्क करता है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरण के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर नंबर लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। कौन सा चैप्टर है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए हम लोग चलते हैं। कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों। नैतिकता यानी मोरलिटी दोस्तों। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है दोस्तों। से मॉरलिटी करते हैं। देखिए हिंज की कहानी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नैतिक दुविधा देखिए दोस्तों, मोरल डायलेमा दोस्तों। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? नैतिक दुविधा कहलाता है। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी दोस्तों। अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी दोस्तों। देखिए दूसरा देखिए नैतिक तर्कना दोस्तों, मोरल रीजनिंग दोस्तों। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना दोस्तों, से हम लोग क्या कहेंगे? नैतिक तर्कना कहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए गए। नैतिकता के कितने लेवल हैं दोस्तों? 3 लेवल बताए गए कोहलबर्ग के द्वारा दोस्तों। चलिए पहला लेवल देखते हैं, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पर कन्वेंशनल स्टेज। 4 से 10 वर्ष उम्र होता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है दोस्तों। इसे 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला दंड एवं आज्ञा और पालन एवं उन्मुक्ता दोस्तों, मतलब पनिशमेंट और ओबीडियंस दोस्तों। देखिए प्राग रूढ़िगत के अंतर्गत दोस्तों, पर कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत 2 आता है, दंड और आज्ञा और साधना अपेक्षा तथा उन्मुक्ता दोस्तों। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी की करेगा तो उसे सजा मिलेगी ही। चलिए दोस्तों प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर का दूसरा लेवल देखिए। पहला लेवल दंड और आज्ञा था दोस्तों। दूसरा आपका है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता दोस्तों। ये आपका प्राक रूढ़िगत के अंतर्गत दूसरा स्टेप है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज इंडिविजुअल्स दोस्तों। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है। तो इस अवस्था को कैसे क्या कहते हैं? जैसे को तैसा दोस्तों, टिट फॉर टैट इसी अवस्था में आता है दोस्तों। क्योंकि इसमें व्यवहार कोई उसके साथ करेगा
इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा दोस्तों। अगर एक बच्चा ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ेगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा स्टेप आते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कन्वेंशनल स्टेज दोस्तों 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है दोस्तों। इसके भी दो भाग, इसको भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है देखिए, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता दोस्तों। अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की अपेक्षा दोस्तों। दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, अर्न्स अप्रूवल दोस्तों, मतलब दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना दोस्तों। ये रूढ़िगत सिद्धांत का फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में फर्स्ट लेवल है दोस्तों। दूसरा लेवल क्या देखिए, दूसरा लेवल है आपका कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। क्या है दूसरा में? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन दोस्तों। इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप देखिए, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज दोस्तों 13 वर्ष से ऊपर की उम्र में। इसमें देखिए, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। इसमें डिसीजन जो है दोस्तों खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। इसकी भी दो अवस्था है दोस्तों, इसकी भी दो अवस्था है। ये दोनों देखते हैं। पहला अवस्था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रिटेंशन दोस्तों। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए होता है। नियम लोगों की भले के लिए होता है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच जाती है तो उसे तोड़ दो। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है उत्तर रूढ़िगत सिद्धांत में दोस्तों क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखता दोस्तों। दूसरा में क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल दोस्तों। और ये सब इसमें किशोरों दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है दोस्तों। जैसे भगत सिंह दोस्तों धरती माँ के लिए जान पर भी खेल गए दोस्तों, अंग्रेजों को भगाने के लिए। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन ने की थी। कौन की दोस्तों? कैरोल गिल्गन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहल वर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी दोस्तों। कौन दिया ये तर्क दोस्तों? कैरोल गिल्गन ने दिया था। फिर देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, चलिए हम लोग देखते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है सोशल कल्चरल थ्योरी दोस्तों। ले वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में लर्निंग होता है दोस्तों। चलिए वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग कितने कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की दो दोस्तों। पहला है ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसे ही वाइगोत्स्की का पहला स्टेप कहते हैं दोस्तों। वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्काई फोल्डिंग दोस्तों दूसरा स्टेप में, पार या ढांचा दोस्तों। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्काई फोल्डिंग यानी पार या ढांचा कहते हैं दोस्तों। MKO दोस्तों मोर नॉलेजेबल अदर दोस्तों, यानी कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर टीचर होता है
पेरेंट्स होते हैं और फ्रेंड्स होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भाषा पर इनके विचार देखिए। इनके अनुसार पहले भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों पहले भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा आती है। वाइगोत्स्की क्या कहा दोस्तों, पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास के युग में फैसिलिटेट बनाता है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम मतलब आसान बनाती है दोस्तों। निजी भाषण और आंतरिक भाषण देखिए, प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा अपने ही कमियों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, उसे हम लोग निजी भाषण कहते हैं। नोम चोम्स्की देखिए दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत, अर्बन थ्योरी इसे बोलते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, अमेरिका के। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात इनेट क्षमता होती है दोस्तों। किनका, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है दोस्तों। जिससे डिवाइस कौन सा है, लेड है दोस्तों, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, मतलब भाषा है, अधिग्रहण है और यंत्र है दोस्तों। तो देखिए इसे सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। चोम्स्की ने भाषा को 2 लेवल में बांटा दोस्तों। कौन कौन लेवल बांटे सर, ये देखते हैं हम लोग। पहला लेवल है आपका सतही संरचना, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, जैसे मम्मी, पापा, खाना, पीना आदि दोस्तों। सतही संरचना वाली दोस्तों। और गहरी संरचना में क्या हुआ, डीप लेवल में दोस्तों, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है दोस्तों। तो देखते हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। यह अमेरिका के निवासी भी थे दोस्तों। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। क्या क्या दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया दोस्तों। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष को बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन दोस्तों, और भावनात्मक पक्ष को क्या बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन, और क्रियात्मक पक्ष को बोलते हैं फिजिकोमीटर डोमेन दोस्तों। देखिए जन्मजात पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष में दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन में, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर लो लेवल से ऊंचे स्तर हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन कौन भाग है। पहला है ज्ञान दोस्तों, फिर दूसरा बोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण दोस्तों, छठा मूल्यांकन है। मूल्यांकन अब 6 लेवल है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, पहला आपका क्या हो गया, ज्ञान दोस्तों, दूसरा बोध हो गया, तीसरा अनुप्रयोग हो गया, चौथा विश्लेषण हो गया, पांचवा संश्लेषण हो गया, छठा मूल्यांकन हो गया दोस्तों, इवोल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक पक्ष देखिए, दूसरा पॉइंट अफेक्टिव डोमेन दोस्तों। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिससे वह भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, ये सब भावनात्मक प्रश्न है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए क्रियात्मक पक्ष, फिजिकोमीटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होता है दोस्तों क्रियात्मक पक्ष में। बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन देखिए हम लोग देखते पढ़ते हैं। चलिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन थे दोस्तों, जॉन डेवी थे। कौन थे, जॉन डेवी। बाल केंद्रित शिक्षा की एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियां, इंटरेस्ट, प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। तो क्या होता है, रुचिकर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रगतिशील शिक्षा देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड, इच्छाओं यानी इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है।
से प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा के बच्चे का सर्वांगीण ऑलराउंड विकास होता है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है दोस्तों। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सेटिंग अरेंजमेंट टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होना चाहिए। इसमें सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम यानी कोलैबोरेटिंग लर्निंग होता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू CBSE प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका USA मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली ट्रिपल पॉइंट बताया दोस्तों। त्रिध्रुवीय प्रणाली देखिए, पहले टीचर इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है दोस्तों, स्वतंत्र चर होता है। अब बालक हो गया आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल दोस्तों। पाठ्यक्रम हो गया मध्यस्थ चर इंटरमीडिएट वेरिएबल दोस्तों। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? गिजू भाई को जाता है। किसे जाता है? गिजू भाई को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रॉयड दोस्तों देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दोस्तों, फिजिकोलाइटिक थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण था। इस सिद्धांत में क्या दोस्तों? मन या मस्तिष्क का विश्लेषण होता है दोस्तों, किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए दोस्तों। पहला चेतन मन, अर्धचेतन मन, फिर दूसरा अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड 10% दोस्तों, यह मन पेरेंट्स विचारों से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं अर्धचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों 90%, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं? अचेतन मन दोस्तों। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व पर्सनालिटी, ये 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। इदम दोस्तों, इदम क्या होता है? इसमें बच्चे की शारीरिक और मूल्य आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि हो सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है दोस्तों। इसे हम लोग इदम करते हैं। ईगो देखिए, दूसरा पॉइंट ईगो अहम। हम यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंशन करता है या परिणामों की चिंता करता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है परा अहम, सुपर ईगो दोस्तों। इसमें यह समाज और नैतिक सूत्रों अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें समाज और नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखिए दोस्तों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है और अपने पिता के मुकाबले। ओडिपस कॉम्प्लेक्स दोस्तों, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखिए दोस्तों, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले दोस्तों। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सोमो दोस्तों, नेरिसिज्म दोस्तों, इसमें व्यक्ति खुद से अब से ज़्यादा प्यार करता है, अपने से ज़्यादा खुद से प्यार करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, समायोजन को देखते हैं। एडजस्टमेंट दोस्तों, समायोजन क्या होता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। समायोजन एडजस्टमेंट, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट यानी समायोजन कर दोस्तों। कुछ समायोजन दोस्तों देखिए, मेला एडजस्टमेंट दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता तो वह उस समायोजन को दर्शाता है। उस समायोजन के तत्व देखिए दोस्तों, जैसे तनाव, स्ट्रेस,
सब किसके उदाहरण हैं? कुसमायोजन के उदाहरण दोस्तों। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है दोस्तों। द्वेष देखिए, द्वेष और चिंता, हेट्रेड और वरी दोस्तों। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अपने आप को फिर से देखिए, द्वेष दोस्तों, चिंता। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है दोस्तों। दबाव देखिए, कंपैरिजन दोस्तों। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। दबाव कैसे होती है? प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है दोस्तों। कुंठा देखिए, कुंठा क्या है दोस्तों? किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाता है दोस्तों। दौर्दंड दोस्तों, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तो तब व्यक्ति के अंदर दौर्दंड उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा युक्तियां देखिए दोस्तों। ऐसी युक्तियां जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में अपनी चिंता कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधने के रूप में इस्तेमाल करता है दोस्तों। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियां का सहारा लेते हैं वह दो प्रकार की होती है। पहला देखिए, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि देखिए, डायरेक्ट मेथड में तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन के रूप में अपनाता है। और प्रत्यक्ष भी देखिए दोस्तों, जिससे इनडायरेक्ट मेथड, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन के रूप में अपनाता है दोस्तों। उसे हम अप्रत्यक्ष चेतन कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। पहला स्टेप देखिए, तर्क संगति दोस्तों, रेशनलिज्म दोस्तों। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण व प्रतिक्रिया देता है। पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष न, तो इसे कहते हैं तर्क संधि दोस्तों, तर्क संगति। दूसरा है दमन दोस्तों, रिप्रेजेशन दोस्तों। इसमें व्यक्ति को कष्टदायक यादें, विचार, भावना और अचेत मन में चली जाती है। तीसरा है समन दोस्तों। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है दोस्तों। चलिए क्षतिपूर्ति देखते हैं दोस्तों। कंपेंसेशन दोस्तों। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र में से पूरा करता है। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की दोबारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, मतलब दोस्तों उसका हाइट भी नहीं तो पर भी अपना हाइट को बनाने के लिए वो मोटी चप्पल पहन रही है दोस्तों। इसे हम लोग कंपेंसेशन कहते हैं दोस्तों, मतलब क्षतिपूर्ति कहते हैं। उसके हाइट की क्षतिपूर्ति को चप्पल से मोटा पहन के आप पूर्ति कर रही है दोस्तों। आत्मीकरण तदात्मीकरण दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बोरी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, या तेरे नाम बाल पाना शुरू करते हैं दोस्तों। ये सब क्या हुआ? आपका आत्मीकरण दोस्तों, मतलब आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं हम लोग, आइकॉन जिसे मान लेते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन से डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार, इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना दोस्तों। ये क्या होता है? प्रतिस्थापना, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। चलिए सातवां देखिए, प्रतिगमन दोस्तों, रीजनरेशन दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना, उसे कहते हैं हम लोग प्रतिगमन दोस्तों, रीजनरेशन। देखिए उदातीकरण दोस्तों, सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपने अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं,
संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार कर, जैसे बचपन में गुस्सेल बच्चों को बड़े होकर बॉक्सर बनाना दोस्तों। आकलन और मूल्यांकन देखिए दोस्तों, आकलन क्या होगा, असेसमेंट दोस्तों। असेसमेंट दोस्तों किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाता है दोस्तों। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया दोस्तों आकलन, असेसमेंट दोस्तों। फिर से देखिए आकलन, फिर से देख लीजिए दोस्तों, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम, आकलन, अधिगम, आकलन जो है अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। आकलन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, आकलन के दो प्रकार होते हैं, एक रचनात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक आकलन दोस्तों। रचनात्मक आकलन देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका होता है दोस्तों। योगात्मक आकलन देखिए दोस्तों, इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं दोस्तों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आकलन आपका रचनात्मक आकलन है दोस्तों, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन का तरीका है दोस्तों। योगात्मक आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट दोस्तों, साल के अंत में, ये गलत है दोस्तों, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है दोस्तों। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के मतलब दोस्तों समेटिव असेसमेंट यानी सीखने का आकलन। तो क्या होता है इसका मतलब, सीखने का आकलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा, अधिगम के लिए लर्निंग। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के लिए आकलन, क्या होगा, सीखने के लिए आकलन दोस्तों। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट दोस्तों, ये हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन, क्या होगा, सीखने के रूप में आकलन। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। मूल्यांकन क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवोल्यूशन दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है। CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल, लेस फ्रीक्वेंसी पर होने वाली गलतियों को सुधारना दोस्तों। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA दोस्तों, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं, कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाता है दोस्तों। देखिए ज्ञात्मक मूल्यांकन दोस्तों, डायनेमिक असेसमेंट, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को समझने में हेल्प करता है दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक डायनेमिक असेसमेंट दोस्तों। मूल्यांकन के विशेषताएं दोस्तों, वैधता, वैलिडिटी दोस्तों। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता दोस्तों, रिलीवेबिलिटी दोस्तों, विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण का उत्तर पूर्णांक, परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, ऐसे मापन विश्वसनीयता कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता। व्यवहारिकता दोस्तों, व्यवहारिकता, प्रैक्टिस कैपेबिलिटी दोस्तों। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, व्यवहारिकता कहते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठता,
जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का भाव ना पड़ता उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता प्रश्न। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, परीक्षा का भाव ना पड़ता उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। व्यापकता तो इसमें सारे गुण का मापन होता है, उसे हम लोग व्यापकता कहते हैं। पोर्टफोलियो देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए काम यानी संग्रह कलेक्शन होता है दोस्तों, कलेक्शन होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है दोस्तों। पोर्टफोलियो से बच्चे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी दोस्तों। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? एनेक्टोडल रिकॉर्ड दोस्तों। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड दोस्तों। अब कम्युलेटिव रिकॉर्ड दोस्तों, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षण की विधियाँ देखते हैं दोस्तों। टीचिंग मेथड दोस्तों, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दोस्तों। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है दोस्तों। से स्टेप पहले क्या होगा, इसके स्टेप देखिए। पहले होगा समस्या को चुनना दोस्तों, क्या होगा? समस्या को चुनना। दूसरा स्टेप में आएगा तो समस्या के कारण जानना। तीसरा में समस्या को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर समस्या का समाधान करना, फिर समस्या का व्यवहारिक प्रयोग करना दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए इसको दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पहले होगा समस्या को चुनना, दूसरा समस्या के कारण जाना दोस्तों, फिर होगा समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना दोस्तों, फिर आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर पांचवा समस्या समाधान का व्यवहारिक प्रयोग दोस्तों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगमन विधि दोस्तों। इंडक्टिव मेथड दोस्तों, इंडुकेटिव मेथड दोस्तों। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होता है। क्या होता है? शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है दोस्तों। फिर से एक बात देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आगमन विधि दोस्तों, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में सीधे अनुभवों और उदाहरणों तथा प्रयोगों के अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है दोस्तों। इस विधि में तर्क करते हुए, जैसे देखिए, उदाहरण से नियम की ओर चलना। कहाँ चलना? उदाहरण से नियम की ओर दोस्तों, याद रखिएगा। उदाहरण से नियम की ओर, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर दोस्तों। विशिष्ट से समान की ओर चलना है। फिर देखिए आगमनात्मक विधि है दोस्तों, ये सब। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है दोस्तों आगमनात्मक विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ना है दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, 6 पॉइंट इसमें भी दिया गया है दोस्तों। देखिए, उदाहरण से नियम की ओर चलना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना है, विशिष्ट से समान की ओर चलना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है, और दोस्तों प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है निगमनात्मक विधि दोस्तों। क्या है? डिडक्टिव मेथड दोस्तों, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों को ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित है। निगमनात्मक विधि कैसी है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित है। कैसी? शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहते हैं? शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। देखिए, इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ना। निगमनात्मक विधि में दोस्तों, डिडक्टिव मेथड में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। दूसरा देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर दोस्तों। तीसरा समान से विशिष्ट की ओर दोस्तों निगमनात्मक विधि में। चौथा अज्ञात से ज्ञात की ओर दोस्तों। पांचवा देखिए, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ना। नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ना।
दोस्तों वीडियो अगर हमारा आप भाई बहनों को अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ वीडियो हमें बनाना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपकी इच्छा जिस तरह हो दोस्तों। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दोस्तों। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सलूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों निगमनात्मक विधि के उदाहरण, क्योंकि बहुत बार ये सब पूछा जाता है दोस्तों। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड दोस्तों। समान से विशिष्ट की ओर होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड, इसमें प्रवर्तक किलपैट्रिक, इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित, कैसा होता है? अनुभव केंद्रित होता है दोस्तों। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल और अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। इस विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस पर करती है? वास्तविकता के सिद्धांत पर। चौथा देखिए प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाया जाता है दोस्तों। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थता बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा सीधी नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि दोस्तों। पांचवा देखिए विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड दोस्तों। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है दोस्तों। विश्लेषण विधि में दोस्तों, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन और समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। संश्लेषण विधि देखिए दोस्तों, सिंथेटिक मेथड। विश्लेषण और संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य करते हैं। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ज्योमेट्री में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुकरण विधि देखिए। सिमुलेशन मेथड दोस्तों, स्टिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। क्या करता है? इस अनुकरण विधि दोस्तों, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं दोस्तों। मतलब खुद से जो सीखता है, बच्चे अपने से ग्रहण करता है, उसे हम लोग अनुकरण विधि कहते हैं, स्टिमुलेशन विधि कहते हैं दोस्तों। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है दोस्तों। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चा उनका अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड दोस्तों। व्याख्यान विधि साथियों, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। क्या किया जाता है? किसी तथ्य यानी किसी कहानी पर चर्चा करना चाहते हो तो विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि उस शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि मानी गई। मतलब व्याख्यान विधि दोस्तों शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। क्या होती है? प्रमुख होती है। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षक विधि मानी जाती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षक विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति,
मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम करती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों। कुकिंग दोस्तों, जिसे हम लोग खंडीकरण कहते हैं, इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंक की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडीकरण कहते हैं दोस्तों, मतलब टुकड़े टुकड़े में बांट के। दोस्तों आपका पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और नहीं लगे दोस्तों तो मत किया कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।